मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करेंगे इस क्लास में वो बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री में ही। इससे पहले की जो क्लास हुई है यार उसको अटेंड कर लेना एंड तत्पश्चात इस क्लास में आकर के विजिट करना, ठीक है। क्योंकि यार इससे पहले हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल में जो स्टार्टिंग हम कर चुके हैं उसमें यार हम लोगों ने कई सारी चीजों के बारे में जाना भी और बाकायदा उसका अध्ययन भी किया, ठीक है। जिसमें से हम लोगों ने कई सारी चीजों को समझने का प्रयास किया था, ठीक है। तो ज्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की जो क्लास थी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के इससे पहले की क्लास आप सहजता पूर्वक अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आज जो हम स्टार्ट करेंगे उसी में यानी उत्तर वैदिक काल में जो बात करेंगे हम उत्तर वैदिक काल में जो हम अध्ययन कर रहे थे यार वो किसका अध्ययन कर रहे थे। इसी में हम लोगों ने जो बात की थी इससे पहले वो बात की थी राजनीतिक स्थिति की। किसकी बात की थी, राजनीतिक स्थिति। एंड इसी में जो हमको अध्ययन करना है वो आता है सामाजिक स्थिति। क्या आती है, सामाजिक स्थिति। एंड इसी में जो हमें और अध्ययन करना है आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। एंड तत्पश्चात इसके बाद जो हम अध्ययन करेंगे वो धार्मिक कंडीशन का अध्ययन हम लोग करेंगे। यानी धार्मिक स्थिति का बाकायदा अध्ययन हम इस क्लास में नहीं करेंगे, बाकी इस चैप्टर के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कि यार अगर कोई भी क्वेश्चन या किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो हमारा जाना नहीं चाहिए, ठीक है। जिसमें से हम लोगों ने इस उत्तर वैदिक काल में इसका अध्ययन कर लिया था, राजनीतिक स्थिति का अध्ययन हम लोगों ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सामाजिक स्थिति की, कि उत्तर वैदिक काल में जो समाज की व्यवस्था थी वो किस प्रकार की समाज की व्यवस्था हमको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो इस टॉपिक पे बाकायदा हम लोग आपसे रूबरू होंगे, ठीक है। बाकी दो क्लासें और अटेंड करेंगे, आर्थिक कंडीशन की एंड धार्मिक कंडीशन की। तो 3 से 4 क्लासों में हम इस उत्तर वैदिक काल को पूर्णतः क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो आज जो बात करते हैं वो बात करते हैं सामाजिक स्थिति की। देखते हैं हम लोग सामाजिक स्थिति यानी उत्तर वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। इस टॉपिक को लेकर के आज हम आपसे रूबरू हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस समाज में किस प्रकार के व्यक्ति होते थे, इस उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार का समाज था, या जो भी सारी कंडीशनें हैं समाज से लेकर के वो किस प्रकार का समाज यहाँ पे हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो समाज था यार इसकी थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं। किससे कंपैरिजन करते हैं, वो करते हैं पूर्व वैदिक काल से। तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है,
वहां से जाकर के आप उस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अटेंड करने के पश्चात थोड़ा से आप भी मेहनत कर लेना और थोड़ी सी कंपैरिजन कर देना उत्तर वैदिक काल से और पूर्व वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था से। तो थोड़ी सी मैं यहाँ पे कंपैरिजन करता हूं कि जो समाज की व्यवस्था थी वो पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो थोड़ा सा भिन्न देखने के लिए मिल जाती है। अब भिन्नात्मक कैसे मिलती है तो अब हम इसका अध्ययन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो समाज था, समाज का जो सबसे छोटी इकाई होती थी या समाज में जो सबसे छोटा रूप होता था उसको हम लोग परिवार के नाम से जानते हैं। यानी पहले परिवार होता है, उसके बाद गांव होता है, गांव अर्थात जिसको हम लोग कुल के नाम से जानते हैं या समाज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये होता था एंड इसके बाद विश्व होता है, विश्व के बाद जन होता है, जन के बाद जनपद होता है एंड जनपद के बाद फिर महाजनपद का निर्माण हमारे होता है। तो ये थी हमारी यहाँ की सामाजिक व्यवस्था। देखते हैं कि जो सामाजिक स्थिति थी यानी उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में जो समाज था, जो समाज था वह समाज या उस समाज की उस समाज की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को हम परिवार के नाम से जानते हैं। परिवार के नाम से, परिवार के नाम से जानते हैं, जानते हैं, परिवार के नाम से जानते हैं या इसी को हम लोग कुल के नाम से भी जानते हैं। तो ये यहां पे लिख लेना, यानी इसको हम लोग इस परिवार को, इस परिवार को हम कुल के नाम से भी जानते हैं, कुल के नाम से भी जानते हैं। ये भी हमको क्या करना है, समझना है। एंड यार इसी कुल में जब थोड़े से परिवारों का समूह और जुड़ जाता है तो उसको हम समाज के नाम से भी जानते हैं। इसी परिवार में, इसी परिवार में या कुल में कुछ परिवारों के समूह को, परिवारों के समूह को अगर जोड़ देते हैं, अगर और जोड़ देते हैं, और जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं तो उससे एक समाज का निर्माण हमारे होता है। उससे एक समाज के या समाज का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ये भी हमको पकड़ करके रखना है कि समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग परिवार के नाम से जानते हैं और इस परिवार को हम कुल के नाम से भी जानते हैं। और इसी परिवार में या कुल में कुछ परिवारों के समूह को यदि जोड़ दिया जाता है, अर्थात कहने से तात्पर्य यह है कि इन्हीं परिवारों का समूह थोड़ा सा और बढ़ जाता है, यानी परिवारों के समूह का स्तर और बड़ा हो जाता है, तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, समाज के नाम से भी जानते हैं।
और इसी समाज को हम ग्राम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसी परिवार को हम ग्राम के नाम से भी जानते हैं। समाज को, इसी समाज को हम ग्राम के नाम से भी, ग्राम के नाम से भी जानते हैं। ग्राम के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। तो ये भी हमको क्या करना है? याद रखना है। और इसी ग्राम में यदि कुछ परिवारों के समूह को और जोड़ दिया जाए, यानी ग्राम के लेवल का जो स्तर है उसको और बड़ा कर दिया जाए परिवारों को जोड़ करके, तो उसको हम लोग विश्व के नाम से भी जानते हैं। इसी ग्राम में, इसी ग्राम में यदि कुछ परिवारों के समूह को जोड़ दिया जाए तो विश्व का निर्माण हमारे होता है। विश्व का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विश्व का निर्माण होता है। अब यार विश्व से क्या तात्पर्य है? जैसे आज के स्तर पे हम लोग देखते हैं कि पहले ग्राम होता है, कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा प्राचीन से और आज से, कि पहले परिवार होता है, परिवार को और बड़ा करते हैं तो ग्राम होता है, और बड़ा करते हैं तो ब्लॉक वगैरह होता है, और बड़ा करते हैं जिला वगैरह होता है, और बड़ा करते हैं तहसील वगैरह होती है, और बड़ा करते हैं राज्य वगैरह होता है, एंड तत्पश्चात और बड़ा करते हैं तो यार फिर उसमें पूरे के पूरे देश का निर्माण हमारे होता है। तो उसी प्रकार से ये हमारी उत्तर वैदिक काल की समाज की व्यवस्था भी कुछ इसी प्रकार की थी कि पहले हमारा परिवार था, परिवार के पश्चात हमारे क्या आता है? ग्राम आता है, ग्राम के अलावा उसके पश्चात विश्व आता है, एंड इसी विश्व में यदि कुछ परिवारों को और जोड़ दिया जाए तो फिर एक जन का निर्माण हमारे होता है। ठीक है, फिलहाल में इसको मिटते हैं पहले। देखते हैं इसी में कि यदि इसी विश्व में, यदि इसी विश्व में या विश्व का आकार बढ़ा दिया जाए, आकार बढ़ा दिया जाए, किसके द्वारा? कुछ परिवारों के द्वारा बढ़ा दिया जाए, कुछ परिवारों के द्वारा, कुछ परिवारों के द्वारा, तो एक जन का निर्माण हमारे होता है। जन का निर्माण होता है, जन का निर्माण होता है। और यदि इसी जन का आकार बढ़ा दिया जाए, जन का आकार बढ़ा दिया जाए तो एक जनपद का निर्माण होता है। एक जनपद का निर्माण होता है, और यदि इसके पश्चात भी, और यदि इसी जनपद में या जनपद का, इसी जनपद का
आकार और बढ़ा दिया जाए और बढ़ा दिया जाए तो एक महाजनपद का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? एक महाजनपद का निर्माण हो जाता है। तो यार कहने का तात्पर्य वही निकलता है जो इससे पहले मैंने कंपैरिजन करके बताया कि पहले परिवार था, उसके बाद ग्राम था, ग्राम के बाद विश था, विश के बाद जन आता है एंड जन में कुछ परिवारों के समूह को यदि और जोड़ दिया जाता है अर्थात इसके आकार में और बढ़ोतरी होती है या परिवर्तन आता है या आकार बढ़ जाता है तो उसी को महाजनपद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक शॉर्ट तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पहले क्या आता है? परिवार आता है। क्या आता है? परिवार। परिवार के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश, विश, विश के बाद जन, जन के बाद जनपद, जनपद के बाद महाजनपद, महाजनपद। ये हमको क्या करना है? याद करके रखना है। ये हमको टेबल थोड़ा सा माइंड में सेट करके रखना है। मेरे शेरों को, जितने भी लोग हैं उनको ये सारी चीजें क्या करनी है? सेट करके रखनी है माइंड में। तो ये सारी चीजें हमारी हो जाती हैं। परिवार, ग्राम, विश, जन, जनपद एंड महाजनपद, जिसमें से हम लोग परिवार को जान चुके हैं, ग्राम क्या होता है ये भी जान चुके हैं, विश क्या होता है ये भी जानते हैं और जन तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें से जनपद और महाजनपद ये उत्तर वैदिक काल के बाद हम इसकी भी क्लास अटेंड करेंगे तो वहां पे हम बाकायदा इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में पहले इतनी सारी चीजें हमको यार समझ में आई होंगी, ये हम जानते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसी में और थोड़ी सी कि और उत्तर वैदिक काल में समाज की व्यवस्था इन सारी चीजों को छोड़ करके और कैसी थी। ये समाज की व्यवस्था तो हमको यार समझ में आ गई है। ठीक है, देखते हैं इस उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो समाज की व्यवस्था थी उसमें यार पितृसत्तात्मक समाज देखने के लिए मिल जाता है। कौन सा समाज? पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक समाज देखने के लिए मिल जाता है, देखने के लिए मिल जाता है, मिल जाता है। पितृसत्तात्मक समाज देखने के लिए मिल जाता है। पितृसत्तात्मक के साथ साथ इस उत्तर वैदिक काल में, इस वैदिक काल में, इस उत्तर वैदिक काल में एक और व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। कौन सी? संयुक्त परिवार की व्यवस्था। संयुक्त परिवार की व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है। व्यवस्था
देखने के लिए मिल जाती है। तो दो चीजें हमको याद रखनी है, एक तो पितृसत्तात्मक समाज एंड उसके बाद संयुक्त परिवार देखने के लिए मिल जाता है। पितृसत्तात्मक से तात्पर्य है कि समाज में या परिवार में पिता का महत्व थोड़ा सा ज्यादा होता था। तो ये यार कंपैरिजन हम पूर्व वैदिक काल में भी पढ़ चुके हैं वहां की सामाजिक व्यवस्था से, और ये संयुक्त परिवार की व्यवस्था भी पूर्व वैदिक काल में भी थी और इस उत्तर वैदिक काल में भी देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, संयुक्त परिवार से ये तात्पर्य है कि यार जो भी हमारे पुरातत्वविद लोग हैं या इतिहासकार हैं, उनको यार कुछ जगहों से जहां से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसके वहां से यार कुछ साक्ष्य ऐसे प्राप्त हुए हैं, बड़े बड़े घरों के अवशेष मिले हैं, बड़े बड़े भवनों के अवशेष मिले हैं, जिस कारणवश उन लोगों ने यार अनुमान लगाया कि हाँ, इस समाज में यहाँ के जो समाज के व्यक्ति थे वो संयुक्त परिवार में रहते थे, यानी सारे लोग एक साथ मिलजुल करके रहते थे। इसी कारणवश इस संयुक्त परिवार का अनुमान भी लगाया जाता है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात समाज में जो वर्ण व्यवस्था की स्थिति थी वो कैसी थी? तो उत्तर वैदिक काल में भी समाज में चार प्रकार के, समाज में मुख्यतः चार प्रकार की वर्ण व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है, देखने के लिए मिल जाती है। अब वो चार प्रकार की कौन कौन सी थी? तो पहला था हमारा ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, कौन आता है? क्षत्रिय। तीसरा आता है वैश्य एंड चौथा आता है शूद्र। क्या आता है? शूद्र। ये चार प्रकार की वर्ण व्यवस्था हमारी पूर्व वैदिक काल में भी देखने के लिए मिलती थी और इस उत्तर वैदिक काल में भी देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन यहाँ की जो ये वर्ण व्यवस्था थी या समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी, ये थोड़ा सा कठोर वर्ण व्यवस्था यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। यही डिफरेंट बनाता है किसको? यानी पूर्व वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था में जो वर्ण व्यवस्था थी उसको, और उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी उसको डिफरेंट बनाता है यही सारी चीजें, कि वहां पे वर्ण व्यवस्था थी, ये ठीक था, जन्म के आधार पे नहीं कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था वहां पे डिसाइड होती थी। लेकिन यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में ना ही जन्म के आधार पे, ना ही जाति के आधार पे, और ना ही मतलब कर्म के आधार पे, मतलब वहां पे कर्म के आधार पे और यहाँ पे जन्म के आधार पे हमारी वर्ण व्यवस्था क्या होती थी? डिसाइड होती थी। अर्थात व्यक्ति जिस भी मतलब वर्ण में या जिस भी जाति में जन्म लेता था, शुरू में वह उसी ही जाति का माना जाता था, लास्ट में भी, फिर वो चाहे कैसा भी कार्य करे, इससे कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन पूर्व वैदिक काल में जन्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था डिसाइड नहीं होती थी। वहां पे जिस प्रकार का कार्य व्यक्ति करता था उसी कार्य के हिसाब से उसकी जाति का निर्माण वहां पे किया जाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको थोड़ा सा नोट करके रखना है। और इस वैश्य के संबंध में ये बोला गया है इस उत्तर वैदिक काल में कि ये जो वैश्य शूद्र के बारे में, किसके बारे में? शूद्र के बारे में ये बोला गया है इस उत्तर वैदिक काल में कि इन तीनों जातियों की
सेवा करने के लिए ये हमारी शूद्र जाति बनी हुई है। ये उत्तर वैदिक काल में देखने के लिए मिल जाता है। और सबसे जो सर्वश्रेष्ठ वर्ण व्यवस्था थी वो थी ब्राह्मण की, एंड उसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ थी वो क्षत्रिय की थी, एंड उसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ वर्ण व्यवस्था मानी जाती थी या जाति मानी जाती थी वो वैश्या थी, एंड लास्ट में हमारा शूद्र आ जाता है। तो ये चीज यार थोड़ा सा बेकार देखने के लिए मिलती है कि शूद्र को दबा करके रखा जाता था प्राचीन काल में और उनसे बाकायदा कार्य करवाया जाता था, यानी उनकी सारी सेवाएं करने के लिए इस शूद्र जाति का निर्माण हमारे किया गया था, जो कि यार उस समय के हिसाब से यार काफी कठोर वर्ण व्यवस्था मानी जाती है। अब यार आप खुद ही सोचो कि हम मान लो कि हम यार ब्राह्मण वगैरह हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और हम ही लोगों में से कोई शूद्र है, तो यार उससे हम जबरदस्ती अपनी गुलामी थोड़ी ना करवा सकते हैं। अपना ये थोड़ी ना कहेंगे आओ हमारा काम करो या हम अपने अनुसार उसको चलाएं। तो यही कंडीशन थी उस समय, लेकिन आज के समय में ये कंडीशन देखने के लिए नहीं मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज एक नए भारत का निर्माण हो चुका है, हमारा संविधान बाकायदा बनाया जा चुका है जिसमें हर एक व्यक्ति को अपने अनुसार जीवन जीने की भरपूर स्वतंत्रता दी गई है, जो कि अनुच्छेद 21 हमारी इस बात का प्रमाण है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस समय के हिसाब से थोड़ा सा गलत प्रभाव में आती थी, लेकिन आज के हिसाब से चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सारे के सारे क्या है, इक्वल है, इक्वल है। संविधान ये हमारी प्रमाणता देता है। ठीक है, तो ये तथ्य भी हमको क्या करना है, सारी चीजें हमको याद रखनी है। बात करते हैं इसी में कुछ गोत्र वगैरह का चर्चा भी होती है कि गोत्र वगैरह क्या होते हैं। तो देखते हैं ये जो गोत्र है ये होता क्या है। यार आज भी जो ब्राह्मण लोग हैं वो इन सारे कर्मकांड पे ज्यादा विश्वास करते हैं कि आपका गोत्र ये है, कुंडली वगैरह मैच कराते हैं ना, जब शादी विवाह होता है तो कुंडली वगैरह मैच कराते हैं, आपकी राशि ये है, लड़के वाले की राशि ये है, इसका गोत्र ये है, इसका गोत्र ये है। तो ये गोत्र होता क्या है, ये गोत्र होता क्या है इसको देखते हैं। तो ये जो गोत्र होता है ये गौ शब्द से निकला है। किससे निकला है? गौ शब्द से निकला है हमारा गोत्र, अर्थात मतलब एक ही परिवार समूह में या एक ही समूह में गौ को एकत्रित करना ही हमारा क्या कहलाता है, गौधन एकत्रित होना कहलाता है। गौधन एकत्रित होने से तात्पर्य क्या है कि एक ही समूह में सभी गायों को इकट्ठा करना ही हमारा क्या कहलाता है, गौधन एकत्रित होना कहलाता है। और इसी गौधन से हमारा निकला है कौन, गोत्र शब्द हमारा निकला है। तो बात करते हैं गोत्र हमारा क्या होता है। गोत्र क्या होता है, गोत्र क्या होता है इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो गोत्र मैंने पहले ही बताया कि गौ धन एकत्रित होना, क्या होना, गौधन एकत्रित होना ही गोत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, गोत्र कहलाता है। ठीक है, एंड इससे क्या तात्पर्य है, गौधन एकत्रित होने से क्या तात्पर्य है, अर्थात एक ही समूह में सभी गायों को एकत्रित करना ही
हमारा क्या कहलाता है, ये गौधन एकत्रित होना कहलाता है। और इसी गौधन से हमारा गोत्र शब्द बना है। इसी गौधन से ही गोत्र शब्द बना है। गोत्र शब्द बना है। क्या बना है, गोत्र शब्द बना है। तो ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है। और इसी में एक चीज ये भी याद रखनी है कि एक ही गोत्र के लोग, एक ही परिवार के जो गोत्र के लोग थे, वो एक ही गोत्र में शादी विवाह नहीं कर सकते थे। ये भी प्रथा इस उत्तर वैदिक काल में देखने के लिए मिल जाती है। अर्थात कहने से तात्पर्य ये है कि एक ही गोत्र के लोग, एक ही गोत्र के लोग, एक ही गोत्र के लोग एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते थे। विवाह नहीं कर सकते थे। विवाह नहीं कर सकते थे। अब यार ये क्या है, एक ही गोत्र के लोग अर्थात एक ही समूह में सभी गायों को जो एकत्रित करते थे, ऐसे व्यक्ति एक ही गोत्र में शादी विवाह नहीं कर सकते थे। ये प्रथा भी हमारी कहां देखने के लिए मिलती है, तो उत्तर वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी हमको क्या करना है, ये फैक्ट भी हमको याद रखना है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसके संबंध में कहा जाता है या कहा गया है कि यह व्यवस्था मुख्यतः ब्राह्मण, किसका, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वर्ग, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वर्ग पर लागू होती है। यानी ये जो गोत्र विवाह संबंधित है, ये मुख्यतः ब्राह्मण और क्षत्रिय पर ज्यादा लागू होती है कि ब्राह्मण वर्ग के या ब्राह्मण परिवार के लोग या क्षत्रिय परिवार के लोग जो एक ही गोत्र के होंगे, वो आपस में शादी विवाह नहीं कर सकते हैं। ये यार मुख्यतः बात की गई है इन दो वर्णों की। ठीक है, एंड इसी के पश्चात यार एक चीज हमको ये याद रखनी है कि इसी में जो हमारा समाज था, इस समाज में हमको एक व्यवस्था और देखने के लिए मिलती है, वो है आश्रम व्यवस्था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आश्रम व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है। आश्रम व्यवस्था से तात्पर्य क्या है, तो मैं अपने शेरों को बाकायदा बता दूं कि जो आश्रम व्यवस्था है उससे तात्पर्य यह है कि यहाँ के जो समाज के व्यक्ति हैं, उनके जीवन को 4 प्रकार में डिवाइड कर दिया गया। पूरे के पूरे व्यक्तियों का जो जीवन था, उनका जो संपूर्ण जीवन था, उसको 4 कैटेगरीज में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सा, एक था हमारा कौन सा, क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, एक था हमारा गृहस्थाश्रम, एंड तीसरा था हमारा वामपंथ आश्रम, एंड चौथा भी हमारा संन्यास आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 4 आश्रम या 4 प्रकार की कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई व्यक्तियों के जीवन की, कि इस व्यक्तियों के अनुसार यहाँ का जीवन हमारे होता था। और यह जो जीवन डिवाइड किया गया 4 वर्गों में, ये 25-25 साल के अंतराल में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो देखते हैं यहाँ पे जो व्यक्तियों का जीवन डिवाइड किया गया, वो 4 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है,
उत्तर वैदिक काल में एक नई व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। एक नई व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है। देखने के लिए मिल जाती है। जिसको हम लोग आश्रम व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। जिसको हम आश्रम व्यवस्था के नाम से जानते हैं। आश्रम व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और इसी आश्रम व्यवस्था के अनुसार इसी आश्रम व्यवस्था के अनुसार उत्तर वैदिक काल के व्यक्तियों का या उत्तर वैदिक काल के समाज में रहने वाले व्यक्तियों का जीवन 4 प्रकार में बांटा गया है। 4 प्रकार में बांटा गया है। 4 प्रकार में कौन कौन सा बांटा गया? तो पहला आता है हमारा कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा आता है कौन सा? गृहस्थ आश्रम। एंड तीसरा आता है हमारा वामपंथ आश्रम। सॉरी, वामपंथ नहीं, वानप्रस्थ आश्रम। एंड चौथा आता है हमारा संन्यास आश्रम। इस 4 प्रकार की श्रेणी में उत्तर वैदिक काल में समाज में रहने वाले जो व्यक्ति थे उनके जीवन को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और इनको ऐसे डिवाइड किया गया है 25-25 साल के अंतराल में इनको डिवाइड किया गया है। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से लेकर के 0 वर्ष से 25 वर्ष तक। एंड गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष से 50 वर्ष तक। एंड वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष से 75 वर्ष तक। एंड संन्यास आश्रम जो है ये 75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष के मध्य हमारे माना जाता है। तो ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष तक के जो भी व्यक्ति होंगे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में जाकर के निवास करेंगे या इस ब्रह्मचर्य आश्रम का क्या करेंगे, पालन करेंगे। गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य में जो भी व्यक्ति है समाज में उत्तर वैदिक काल में वो इसका पालन करेंगे। एंड उसके पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में उस प्रकार के व्यक्तियों को रखा गया जो 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष के मध्य में आते हैं। एंड संन्यास आश्रम वो होता है जिसमें व्यक्ति 75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष के मध्य में उन व्यक्तियों को रखा गया है जो
इस उत्तर वैदिक काल में क्या करते थे, रहते थे। ठीक है, तो इसी में से एक एक करके देखते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है, गृहस्थ आश्रम क्या होता है, वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है, एंड यार संन्यास आश्रम हमारे क्या होता है। बात करते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम की। देखते हैं इसी में ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम ये होता क्या है, ये 0 वर्ष से लेकर के 0 वर्ष से 25 वर्ष तक, 25 वर्ष तक ये हमारा होता है क्या, ब्रह्मचर्य आश्रम। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो व्यक्ति होते थे उनको सीखने की या ब्रह्मचर्य धारण करने की अनुमति दी जाती थी। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्तियों के सीखने से संबंधित या ब्रह्मचर्य का पालन करने संबंधित ये हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम कहता है कि जो भी व्यक्ति इस उत्तर वैदिक काल में 0 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र के अंतर्गत आते हैं वो क्या करेंगे, उनकी उम्र सीखने की है, अर्थात ब्रह्मचर्य धारण करने की है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके व्यक्ति अपने विकास कर सके, ब्रह्मचर्य के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से वह अपना विकास कर सके और समाज का विकास तो होगा ही होगा। तो इसको ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से भी जानते हैं। एंड दूसरा आता है हमारा गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम ये क्या होता है, तो ये होता है 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के मध्य में, 50 वर्ष के मध्य में जो भी व्यक्ति आएंगे गृहस्थ आश्रम में, 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के मध्य में जो भी व्यक्ति आएंगे वह अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। अर्थात मतलब परिवार को चलाने के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति क्या करेगा, गृहस्थ आश्रम धारण करेगा या गृहस्थ जीवन व्यतीत करेगा। ठीक है, एंड इसके पश्चात जो हमारा तीसरा आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम इसमें क्या होता है, 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष के मध्य में जो भी व्यक्ति आएंगे वो वानप्रस्थ के अंदर आएंगे। वानप्रस्थ में ये बोला गया है कि जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन कंप्लीट कर लेगा 50 साल के बाद तो वह संन्यास धारण कर लेगा। क्या करेगा, संन्यास धारण कर लेगा। अर्थात संन्यास धारण करने से तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति गृहस्थ जीवन से मुक्त होकर के वानप्रस्थ व्यक्तियों को, यानी क्या करेगा, गृहस्थ आश्रम को त्याग करके वानप्रस्थ आश्रम में चला जाएगा। अर्थात वो सांसारिक मोह माया से क्या हो जाएगा, मुक्त होकर के इस वानप्रस्थ वाली श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, एंड इसी के पश्चात हमारा आता है कौन सा, इसमें इसके बाद आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम
75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष के मध्य में जो भी व्यक्ति आएंगे वो संन्यास आश्रम में आएंगे। अर्थात व्यक्ति यार शिक्षा भी ग्रहण कर ली, ब्रह्मचर्य के माध्यम से गृहस्थ जीवन भी व्यतीत कर लिया हमारा दूसरे वाले के हिसाब से, एंड वानप्रस्थ भी जीवन व्यतीत कर लिया तीसरे वाले के अनुसार। लास्ट में जो व्यक्ति का जीवन बचता है उसमें व्यक्ति पूर्णतः पूरी तरीके से संन्यास धारण करके अपने मृत्यु का इंतजार करेगा। ठीक है, अर्थात ये बोल सकते हैं कि ये भी तीसरे वाले की कैटेगरी में ही आता है और संन्यास धारण करेगा, पूरी तरीके से भक्ति भजन करेगा जिसमें उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। लास्ट में जाकर के या तो वामप्रस्थ वालों को क्या करेगा, शिक्षित करेगा। तो ये थी हमारी संन्यास आश्रम। ठीक है, तो आई होप ये चार के चारों आश्रम हमको समझ में आए होंगे और इस उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड इन चारों आश्रमों को हमको क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, फिलहाल में एक बात यहाँ पे ये भी बोलना चाहेंगे कि व्यक्ति के ये कहीं की बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो वो यार जब पैदा होता है ना तो शुरुआत में जन्म से ही तीन प्रकार के ऋण उसके क्या होते हैं, जन्म से ही होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पितृ ऋण, दूसरा होता है ईश्वर ऋण एंड तीसरा होता है गुरु ऋण, जिसमें से व्यक्ति पूजा पाठ करके, दान करके, संन्यास ले करके या इस तरीके के कर्म कांड करके ईश्वर के ऋण को चुका सकता है। एंड उसके पश्चात जो भी हमारा पितृ ऋण है, व्यक्ति अपने वंश को आगे बढ़ा करके पिता के ऋण से मुक्त हो सकता है। एंड गुरु के ऋण से मुक्त होने का एक ही सहारा था, वो है व्यक्ति को शिक्षित हो करके आगे विकास करना। ये हमारे गुरु ऋण से मुक्त होने के क्या है, लक्षण हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के ऋण जो है व्यक्ति के जीवन में जन्म से ही क्या होते हैं, व्यक्ति के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो यार इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है भली भांति उत्तर वैदिक काल में समाज से रिलेटेड। बात करते हैं कुछ अन्य बातों की। देखते हैं इसी में इन सारी चीजों के पश्चात देखते हैं उत्तर वैदिक काल में समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी। यानी उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो यहां पे जो महिलाओं की स्थिति थी उसमें यार काफी गिरावट देखने के लिए मिल जाती है। पूर्व वैदिक काल से और उत्तर वैदिक काल में काफी भिन्नात्मक तथ्य देखने के लिए हमको मिलते हैं। अगर कंपैरिजन करें तो वहां पे यार काफी सारी छूट दी गई थी महिलाओं को या भागीदारी दी गई थी जिससे महिलाएं आगे बढ़ सकती थी। लेकिन यहाँ पे इस तरीके की कंडीशन देखने के लिए नहीं मिलती हैं। यहाँ पे महिलाओं में काफी बाउंडेशन देखने के लिए मिलता है। वो बाउंडेशन कैसा था, जैसे यानी किसी भी सभा या समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं था। एंड इसके पश्चात यहां पे बहुविवाह देखने के लिए नहीं मिलता है। बहुविवाह देखने के लिए नहीं मिलता।
नहीं मिलता, लेकिन विधवा विवाह का प्रचलन, विधवा विवाह का प्रचलन देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसके पश्चात शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति थी, लेकिन उतनी नहीं थी। शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति भी नहीं थी। एंड इसके पश्चात दहेज प्रथा थी। दहेज प्रथा का प्रचलन, दहेज प्रथा का प्रचलन यहां पे देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसके पश्चात वहां पे यार जो इनके पति वगैरह होते थे उनके साथ कार्य करने में यार छूट दी जाती थी, लेकिन यहां पे ऐसी व्यवस्था देखने के लिए नहीं मिलती है। इसी प्रकार से कई सारी चीजें थी जिनमें यार ये सामाजिक व्यवस्था ये देखने के लिए मिलती है कि जो भी महिलाओं की स्थिति थी वो काफी यार गिरी किस्म की मानी जाती है या काफी डिफरेंट मानी जाती है, जिससे महिलाएं क्या हो गई, धीरे धीरे पिछड़ती चली गई। उनको समाज में उस दर्जे से नहीं देखा जाता था जिस लिहाज से जो पुरुषों की जो मानसिकता थी वो इस दौर में ज्यादा विकसित हुई महिलाओं की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पे पुरुष भावी समाज देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है। लेकिन कुछ विदेशी महिलाएं थी जिन्होंने बाकायदा शिक्षा प्राप्त की, वो कौन थी, यानी विदेशी महिलाएं, कुछ विदेशी महिलाएं थी जिन्होंने बाकायदा शिक्षा प्राप्त की। कौन थी वो, तो वो थी कात्यायनी। एंड उसके पश्चात मैत्रेय, गार्गी, ये कुछ विदेशी महिलाएं थी जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की बाकायदा अच्छी तरीके से। ठीक है, बाकी यार एक फैक्ट इसमें ये नोट करते हैं कि उत्तर वैदिक काल के कुछ ग्रंथ हमको प्राप्त होते हैं जिनमें यार ये भली भांति दर्शाया गया है कि उत्तर वैदिक काल में समाज में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो बाकायदा गिरी हुई थी। जैसे ऐतरेय नामक हमारी एक पुस्तक मिली है, उसमें यार ये चीज बाकायदा दर्शाया गया है। देखते हैं उन ग्रंथों के बारे में थोड़ा सा।